जय श्री राम साथियों, मैं हूँ आपकी बुरासी दीदी। हम कर रहे हैं प्राचीन इतिहास में हमने हड़प्पा सभ्यता से लेके वैदिक सभ्यता, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद करके अभी हम मगध महाजनपद के राजवंशों को पढ़ रहे हैं। और मगध राजवंश में हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहनों के बारे में। ठीक है, हर्यक, शिशुनाग, नंद ये हम कर चुके हैं। मौर्य की एक अलग सी वीडियो है, उसमें है। और आज की वीडियो में हम शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहनों राजवंशों को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। इनकी राजधानी थी विदिशा, मध्य प्रदेश में। इनकी राजधानी थी विदिशा, मध्य प्रदेश में। और जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये ब्राह्मण थे। तो इन्होंने प्रथम ब्राह्मण वंश की स्थापना भी की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और इन्होंने राजधानी की थी अपनी विदिशा में, विदिशा मध्य प्रदेश में। इनकी राजधानी थी विदिशा, मध्य प्रदेश में। और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जो कि दोनों के दोनों अश्वमेध यज्ञ में इनका पुरोहित था पतंजलि, वही जो योग दर्शन के आचार्य हैं। इनका एक रचना है महाभाष्य करके इनकी एक रचना है। ये पुरोहित थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के निर्माणों में एक निर्माण है भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। कहाँ कराया था? सतना मध्य प्रदेश में। इनकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा में थी ना, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। और सतना मध्य प्रदेश में ही इन्होंने क्या कराया था? भरहुत स्तूप का निर्माण कराया। और इन्होंने सांची के स्तूप को नष्ट कराया, क्योंकि ये प्रथम ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। तो इन्होंने ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म के बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था। लेकिन जो भरहुत का स्तूप है, उसको इन्होंने इसका निर्माण किया था सतना मध्य प्रदेश में। और सांची के स्तूप को भी इन्होंने नष्ट करवाया था, और जिसका निर्माण किया था किसने? अशोक ने किया था। ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और शुंग वंश के दूसरे शासक हैं अग्निमित्र इसलिए प्रसिद्ध है। एक प्रसिद्ध नाटक है कालिदास जी का, मालविकाग्निमित्रम एक प्रसिद्ध नाटक है। इसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका और शुंग वंश के राजा अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो ये थे दूसरे राजा अग्निमित्र। और तीसरे आते हैं वसुमित्र, चौथे वज्रमित्र, पांचवे हैं भागभद्र या इनको भागवत भी बोलते थे। इनको भागभद्र या भागवत भी कहते थे। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? इन्होंने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। गरुड़ स्तंभ विदिशा में हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई। भागभद्र के काल में क्या हुआ था? विदिशा क्या थी? शुंग वंश की राजधानी थी ना। तो यहाँ पर हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई। इसका मतलब गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु भगवान का। तो ये विष्णु आराधना का सूचक है यहाँ पे। फिर आए देवभूति मतलब इसके बाद और भी छोटे मोटे शासक आए, लेकिन जो देवभूति हैं शुंग वंश के अंतिम शासक हैं। देवभूति क्या है? शुंग वंश के अंतिम शासक हैं। और इनकी हत्या कर देते हैं इनके मंत्री वासुदेव हत्या कर देते हैं। फिर यही वासुदेव एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना करते हैं। तो हमने इस सीरीज में देखा था, अब हम पढ़ेंगे कण्व वंश, उसके बाद पढ़ेंगे सातवाहन वंश। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम कण्व वंश की स्थापना अभी हमने पढ़ लिया। वासुदेव जो क्या थे? जिन्होंने हत्या की थी किसकी? देवभूति की हत्या की थी, जो कि क्या थे? अंतिम शुंग राजा थे। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या की थी वासुदेव ने। ठीक है, फिर वासुदेव के बाद भूमिमित्र हुए, नारायण हुए, सुशर्मा हुए। और सुशर्मा थे अंतिम कण्व शासक कौन थे? सुशर्मा। अंतिम वाले याद करने हैं। देवभूति कौन से अंतिम थे? देवभूति थे कण्व वंश के अंतिम, शुंग वंश के अंतिम देवभूति, कण्व वंश के अंतिम सुशर्मा, नंद वंश के अंतिम घनानंद। और चलिए नेक्स्ट। अब और जो सुशर्मा है, सुशर्मा की हत्या कर देता है शिमुख। सुशर्मा की हत्या कौन करता है? शिमुख। और इसकी हत्या करके स्वयं एक नया राजवंश सातवाहन राजवंश की स्थापना कर देता है। कौन? शिमुख।
आप पढ़ेंगे सातवाहन राजवंश के बारे में। जो सातवाहन राजवंश था ये था मात्र सत्तात्मक। सातवाहन राजवंश कैसा था? मात्र सत्तात्मक। संस्थापक शिमुख थे। सातवाहन राजवंश की राजधानी थी, पूर्वी राजधानी अलग थी, पहले राजधानी अलग थी, पहले राजधानी थी इनकी अमरावती आंध्र प्रदेश में। सातवाहनों की राजधानी पहले कहाँ थी? अमरावती आंध्र प्रदेश में। बाद में ये अपनी राजधानी कहाँ ले गए? प्रतिष्ठानपुर महाराष्ट्र में। प्रतिष्ठानपुर महाराष्ट्र में अपनी राजधानी बाद में इन्होंने स्थानांतरित कर दी। तो संस्थापक सातवाहन के शिमुख, राजधानी पहले कहाँ थी? अमरावती आंध्र में, बाद में प्रतिष्ठानपुर महाराष्ट्र में ये राजधानी ले आए। और सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। और इनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि क्या थी सातवाहनों की? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा, ये क्या थी? सातवाहनों की। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान किसने दिया? सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमिदान देना शुरू किया सर्वप्रथम सातवाहनों ने। और सातवाहनों के समय पे चांदी व तांबे के जो सिक्के बनते थे उनको कहते थे काशार्पण। सातवाहनों के समय पे जो तांबे व चांदी के सिक्के बने उनको क्या कहा? काशार्पण। शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? सातवाहनों ने। शीशे व पोटीम के सिक्के सबसे पहले चलाए थे सातवाहनों ने। चांदी और तांबे के सिक्के को बोलते थे काशार्पण। ब्राह्मणों को भूमिदान देना शुरू किया किसने? सातवाहनों ने। उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु के रूप में कार्य किया किसने? सातवाहन शासकों ने। उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य सेतु के रूप में कार्य किया किसने? सातवाहन शासकों ने। और अब देखेंगे हम 17वां सातवाहन शासक था एक हॉल। 17वां सातवाहन शासक था हॉल। इसकी एक किताब है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। सप्तशती यानी कि 700। सप्त यानी कि 7, शती यानी कि 100। 700 प्रेम कहानियाँ हैं इसमें। गाथा सप्तशती में 700 प्रेम कहानियाँ हैं जो कि लिखी है हॉल ने। हॉल क्या था? 17वां सातवाहन शासक था। ठीक है। और इनके सिक्कों पर जलयान का चित्र होता था। सातवाहनों के सिक्के थे जो, उन पर जलयान का चित्र होता था। शीशे और पोटीम के सिक्के पहले किसने चलाए? सातवाहनों ने। इनके तांबे और चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? काशार्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें फिर से इसमें ऊपर के कुछ फैक्ट छूट गए होंगे तो हम इसको इनमें कवर कर लेंगे। चलिए फिर से करते हैं। शुंग वंश। शुंग वंश हमने पढ़ा था, किसने की थी स्थापना? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और बोला भी था ब्राह्मण है करके, वहाँ पे लिखा नहीं था, ब्राह्मण है। और राजधानी कहाँ थी इनकी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र थी ना, लेकिन हमने क्या पढ़ी थी? विदिशा। दूसरी राजधानी थी इनकी विदिशा। पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी जो पहले से चली आ रही थी, और फिर दूसरी राजधानी थी विदिशा। और हेलियोडोरस का ऐतिहासिक स्तंभलेख कब का है? शुंगकालीन। हेलियोडोरस का ऐतिहासिक स्तंभलेख कब का है? शुंग काल का है। और शुंग वंश कितना चला था? 185 बीसी से 185 बीसी से 75 बीसी तक। 185 बीसी से 75 बीसी तक। ठीक है। और इन्होंने, हमने बोला था पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और पतंजलि की रचनाएं क्या क्या हैं? महाभाष्य, योग दर्शन, योग सूत्र। किसकी? पतंजलि की रचनाएं कौन कौन सी है? महाभाष्य, योग दर्शन, योग सूत्र। पतंजलि की रचनाएं कौन कौन सी है? महाभाष्य, योग दर्शन, योग सूत्र पतंजलि की रचनाएं हैं। पतंजलि की रचनाएं महाभाष्य, योग दर्शन, योग सूत्र। योग दर्शन के जनक ही पतंजलि है ना, तो और महाभाष्य रचना इन्होंने हमने पढ़ी थी, और एक योग सूत्र भी इनके पतंजलि की है। 9वां शासक था इनका शुंग वंश का भागभद्र। 9वां शासक भागभद्र। भागभद्र का काल 9वां शासक भागभद्र। ठीक है। और ये 9वां शासक भागभद्र था हेलियोडोरस के समकालीन। हमने ये पहले भी पढ़ा था, हेलियोडोरस के समकालीन था 9वां शासक भागभद्र। और यमन शासक एंटियालकीस का राजदूत था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस यमन शासक एंटियालकीस का राजदूत था। यमन शासक एंटियालकीस का राजदूत कौन था? हेलियोडोरस। और विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख। विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ अभी हमने पढ़ा था, विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिला। भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? गरुड़ स्तंभ लेख। कहाँ का? विदिशा का। भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिला? विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से। किसका है ये? हेलियोडोरस का। हेलियोडोरस कौन था? यमन शासक एंटियालकस का राजदूत। किसके समकालीन था? शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के समकालीन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
और अंतिम शासक कौन था शुंग वंश का? देवभूति था ना। देवभूति की हत्या कौन कर देता है? इसका प्रधानमंत्री वासुदेव। वासुदेव हत्या कर देता है। उसके बाद कण्व वंश की स्थापना करता है। चलिए फिर से कण्व वंश देखते हैं। कण्व वंश में पहले वासुदेव था। वासुदेव के बाद भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा, शिमुख। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा, शिमुख, ऐसे करके ये हुए। और फिर शिमुख नहीं, सुशर्मा की हत्या शिमुख कर देता है। फिर शिमुख इसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना करता है। इतना ही है। तो अंतिम शासक कौन था कण्व वंश का? सुशर्मा। मौर्योत्तर काल में बौद्ध व जैन धर्म में कमजोर पड़े और वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। मौर्योत्तर काल में यानी कि मौर्य काल के बाद बौद्ध और जैन धर्म में कमजोर पड़े, उसके बाद वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। देखिए जो पुष्यमित्र शुंग है, शुंग वंश का संस्थापक, वो खुद ब्राह्मण था, तो उसने पतंजलि ये अश्वमेध यज्ञ वगैरह कराए। और उससे पहले जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था और अशोक था, ये सब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब की तरफ इनका रुझान चला गया था। लेकिन जैसे ही मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य काल खत्म हुआ था, उसके बाद बौद्ध जैन कमजोर पड़ने लगे और वैदिक धर्म को अब फिर से उत्थान होने लगा। ठीक है, चलिए। और जो कुषाण थे, इन कुषाणों के सामंत थे गुप्त। कुषाणों के सामंत कौन थे? गुप्त। गुप्त ने राजनीति एकता करके फिर बाद में गुप्त वंश की स्थापना कर। अभी देखेंगे इसको भी, गुप्त वंश को। अब और क्या है, हाँ एक बार सातवाहन वंश भी देख लेते हैं फिर से। कुछ छूटे होंगे शायद से, दोबारा लिखे हैं। और ये क्या है, इनमें संस्थापक पता है सातवाहन वंश का? शिमुख। इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अमरावती या धान्यकटक। अमरावती, धान्यकटक कहाँ है ये? अमरावती आंध्र में है। ठीक है, आंध्र में है अमरावती। और दूसरी राजधानी कहाँ थी इसकी? बाद में राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठानपुर या पैठन। कहाँ था ये? महाराष्ट्र में। प्रतिष्ठानपुर या पैठन कहाँ था? महाराष्ट्र में। प्रतिष्ठानपुर या पैठन कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। और इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। और लिपि कौन सी थी? राजकीय भाषा प्राकृत सातवाहनों की। और लिपि थी ब्राह्मी। लिपि क्या थी? ब्राह्मी। नेक्स्ट है, पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है। पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है, सातवाहन का नहीं। और सातवाहनों के अभिलेखों में आंध्र का नाम नहीं है। मतलब जो जैसे पुराण है, एक मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में है आंध्र सातवाहन, मतलब सातवाहनों का उल्लेख है। शायद से उनमें केवल आंध्र शासन का उल्लेख होगा, सातवाहनों का नहीं। और जो सातवाहनों के अभिलेख हैं उनमें आंध्र का नाम नहीं है, उनमें आंध्र का नाम नहीं है। ये अलग अलग हैं या एक हैं, तो इनका कोई साक्ष्य नहीं है कि इनको एक कहा जाए या अलग कहा जाए। फिर देखिए, शिमुख था सातवाहन शासन का संस्थापक। फिर शिमुख का पुत्र कौन है? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम कौन है? शिमुख का पुत्र। इसने उपाधियां धारण की थी, क्या क्या? दक्षिणापतपति और प्रतिष्ठानपति। दक्षिणापतपति और प्रतिष्ठानपति किसने की थी? सातकर्णी प्रथम ने। और सातवाहन समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था ना सातवाहन। और इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी दक्षिणापतपति और प्रतिष्ठानपति। दक्षिणापतपति और प्रतिष्ठानपति, सातकर्णी प्रथम की। और इसने भी 2 यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग की तरह। पुष्यमित्र शुंग ने भी किए थे ना 2 अश्वमेध यज्ञ, तो इसने भी 2, लेकिन वो शुंग वंश का था, ये सातवाहन वंश का है। ठीक है, और कण्व वंश का उतना कुछ विशेष नहीं है। और सातकर्णी प्रथम, इसने भी क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक राजसूय यज्ञ किया था। ठीक है, ये राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए किया जाता है। और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता है और जितने क्षेत्र तक घोड़ा जाएगा वो क्षेत्र उसी राजा का होता है। और अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो उसके साथ युद्ध होता है। तो ये होता है अश्वमेध युद्ध में। और सातकर्णी प्रथम की जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? नागनिका का नानाघाट अभिलेख से। नागनिका का नानाघाट अभिलेख कहाँ पड़ता है? ये पूना में। नागनिका का नानाघाट अभिलेख, इससे हमको सातकर्णी प्रथम की जानकारी मिलती है। दक्षिणापतपति और प्रतिष्ठानपति। और जो नागनिका का नानाघाट अभिलेख है, भूमिदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण है। भूमिदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण क्या है? नागनिका का नानाघाट अभिलेख। नागनिका का नानाघाट अभिलेख भूमिदान का पहला प्रमाण। और भूमिदान का सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान भी इन्हीं सातवाहनों ने देना शुरू किया था। और ये हाल पढ़ा था अभी हमने, 17वां शासक था। गाथा सप्तशती बुक लिखी थी, 700 प्रेम कहानियाँ थी। और इसके दरबारी भी देख लेते हैं। सर्ववर्मन, इसके दरबारी थे सर्ववर्मन। इन्होंने पुस्तक लिखी थी कातंत्र। सर्ववर्मन लिखी थी कातंत्र पुस्तक। दरबारी सर्ववर्मन ने लिखी थी कातंत्र पुस्तक। ये व्याकरण की थी। किसकी थी? व्याकरण की। और गुणाढ्य ने लिखी थी बृहत कथा पुस्तक। बृहत कथा लिखी थी गुणाढ्य ने। कातंत्र सर्ववर्मन,
कातंत्र सर्ववर्मन। गाथा सप्तशती हॉल, गाथा सप्तशती हॉल, कातंत्र सर्ववर्मन। बृहत कथा गुणाढ्य ने लिखी थी, बृहत कथा गुणाढ्य ने लिखी थी। और हॉल को विद्वान कहा जाता है, हॉल को विद्वान कहा जाता है और विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। हॉल को विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। तो ये था हमारा शुंग वंश और सातवाहन वंश का कौन, सातकर्णी प्रथम। अब दूसरा है गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्होंने अपनी माता के नाम पे गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र की मतलब गौतमीपुत्र की उपाधि लगाई है। तो ये मातृ सत्तात्मक वंश था, इसलिए ये माता के नाम से जाना जाता है। और इसका कार्यकाल रहा 106 से 130 ईस्वी तक, 106 से 130 ईस्वी तक। शत्रुघ्न हाल था ना, उसके बाद हम डायरेक्ट इसका पढ़ रहे क्योंकि सारे नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ने हैं। तो 23वां शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये सबसे महान शासक था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसकी उपाधियाँ थी एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण और त्रिसमुद्रोय पितावाहन, त्रिसमुद्रोय पितावाहन। इसकी उपाधियाँ थी एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण और त्रिसमुद्रोय पितावाहन। ब्राह्मण इसको अद्वितीय ब्राह्मण इसलिए कहा गया क्योंकि इसने पुनः वैदिक व्यवस्था को स्थापित किया, वैदिक व्यवस्था को स्थापित किया, क्योंकि वैदिक धर्म खत्म होने लग गया था जैसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए। लेकिन इन्होंने बाद में वैदिक धर्म को फिर से स्थापित किया। ठीक है, तो इनकी उपाधि एका ब्राह्मण किसकी उपाधि है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की। अद्वितीय ब्राह्मण एका ब्राह्मण और त्रिसमुद्रोय पितावाहन, त्रिसमुद्रोय पितावाहन ये भी किसकी है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की। चलिए, वेणुकटक स्वामी, वेणुकटक स्वामी थे, इन्होंने वेणुकटक नगर बसाया। वेणुकटक नगर किसने बसाया, वेणुकटक स्वामी ने। वेणुकटक नगर किसने बसाया, वेणुकटक स्वामी ने। आगमन निलय में वेदों का आश्रयदाता, आगमन निलय वेदों का आश्रयदाता, आगमन निलय वेदों का आश्रयदाता। और गौतमीपुत्र सातकर्णी शक शासक नहपान को पराजित किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित कर मार डाला, शक शासक नहपान को पराजित कर मार डाला। इसकी जानकारी मिलती है जोगलथंबी नासिक मृदभांड से, जोगलथंबी नासिक मृदभांड से। शक शासक नहपान को पराजित किया किसने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण और त्रिसमुद्रोय पितावाहन ये इसकी उपाधियां हैं। और इन्होंने शक शासक नहपान को हराकर मार डाला। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, जोगलथंबी नासिक मृदभांड से, जोगलथंबी नासिक मृदभांड, जोगलथंबी नासिक मृदभांड से किसकी जानकारी मिलती है, शक राजा नहपान के को ये गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा हराए जाने की जानकारी। जोगलथंबी नासिक मृदभांड, जोगलथंबी नासिक मृदभांड से। वशिष्ठिपुत्र पुलोमी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ये पुलोमा, वशिष्ठिपुत्र पुलोमा आंध्र प्रदेश पर अधिकार करने के लिए इसके सिक्के कृष्णा नदी के तट पर मिले। वशिष्ठिपुत्र पुलोमी ये भी एक क्या है, सातवाहन राजा। वशिष्ठिपुत्र पुलोमा आंध्र प्रदेश पर अधिकार, आंध्र प्रदेश पर अधिकार किया इसने, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने। और इसके सिक्के कृष्णा नदी के तट पर मिले। कृष्णा नदी के तट पर किसके सिक्के मिले, पुलुमावी के। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के सिक्के मिले कृष्णा नदी के तट पर। अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था, यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम प्रसिद्ध शासक था। और इसके सिक्कों पर क्या मिलता था, जहाज का चित्र। हमने पहले भी पढ़ा था, सातवाहनों के सिक्कों पे क्या, जलयान का चित्र, जहाज यानी कि जलयान। तो जो यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम प्रसिद्ध शासक था, इसके सिक्कों पर क्या मिला हमको, जहाज का चित्र मिला। और कृष्णा नदी के किनारे किसके सिक्के मिले, वशिष्ठी पुलुमावी के चित्र मिले। और जो अंतिम प्रसिद्ध शासक यज्ञश्री सातकर्णी था, इसने इसका जो समुद्रों पर सिक्कों पर जहाज का चित्र था, ये इसके समुद्र प्रेम, समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन को दर्शाता है। समुद्र प्रेम और समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन को दर्शाते हैं। और अंतिम कौन था सातवाहन शासक, पुलुमावी चतुर्थ। पुलुमावी चतुर्थ क्या था, अंतिम सातवाहन शासक। अंतिम सातवाहन शासक कौन था, पुलुमावी चतुर्थ। पुलुमावी चतुर्थ अंतिम सातवाहन शासक था, पुलुमावी चतुर्थ। ये हमने पढ़ लिया। सातवाहनों ने शीशे और पोटीम के सिक्के चलाए, भूमिदान
शुरू कर दिया इन्होंने। ब्राह्मणों को भूमिदान देने वाला पहला राजवंश कौन है? ये सातवाहन। तो भूमिदान देना शुरू किया तो सामंतवाद बढ़ा। और अरावली स्तूप कहाँ पर है? आंध्र में। कार्ले चैत्य महाराष्ट्र में। चैत्य बोलते हैं दाह संस्कार के बाद अवशेषों पर बना पूजागृह। ये बौद्धों का होता है, चैत्य बौद्धों का होता है ना। दाह संस्कार के बाद अवशेष, जो दाह संस्कार के बाद जो अवशेष बनते हैं उन पे बनाया गया पूजागृह उसको चैत्य कहते हैं। और जो कार्ले चैत्य है वो है महाराष्ट्र में। कार्ले चैत्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। सातवाहन क्या था? मात्र सत्तात्मक था, ये बोल दिया। अब एक है चेदी वंश या महामेघ वाहन वंश। इसकी स्थापना की थी महामेघ वाहन ने। चेदी वंश की संस्थापक हैं महामेघ वाहन। इनकी राजधानी थी कलिंग, वही वाला कलिंग जहाँ पे अशोक आक्रमण करता है। महामेघ वाहन चेदी वंश संस्थापक हो गए और कलिंग इनकी राजधानी थी। और जो कलिंग के राजा खारवेल थे, इनका राज्याभिषेक हुआ 24 ईसा पूर्व कलिंग नरेश खारवेल का राज्याभिषेक हुआ। जो खारवेल थे वो क्या थे? जैन अनुयायी थे। वो जैन धर्म को फॉलो करते थे। कौन? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख सर्वविदित है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि तिथि विहीन है, इसमें कोई तिथि नहीं दी है। इसमें 13 वर्ष का इतिहास है। जो इसमें क्या है? 13 वर्ष का इतिहास है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का। खारवेल कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म को। और जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है ये गुफा 14 से प्राप्त हुआ। इसकी खोज की थी बिशप स्टर्लिंग ने। हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज की थी किसने? बिशप स्टर्लिंग ने हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज की थी, बिशप स्टर्लिंग ने। इसकी भाषा क्या है? प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। जैसा कि इनका राजकीय भाषा भी प्राकृत थी और राजकीय लिपि भी ब्राह्मी थी, तो उसी में इनका जो सातवाहनों की थी प्राकृत और लिपि। अभी तो हम चेदी वंश पढ़ रहे हैं ना। चलिए, तो ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। खोज की स्थिति बिशप स्टर्लिंग। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का, हाथी गुम्फा अभिलेख बिशप स्टर्लिंग। ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा और तिथि विहीन है। इसमें कितने सालों का इतिहास है? 13 सालों का इतिहास है। और ये हम क्या कहते हैं? खारवेल क्या था? जैन अनुयायी था। खारवेल जैन अनुयायी था। उदयगिरी खंडगिरी भुवनेश्वर उड़ीसा। जैन साधुओं के लिए 35 गुफा बनाई। उदयगिरी खंडगिरी जैन साधुओं के लिए 35 गुफा बनाई। ठीक है। और अब देखते हैं कुषाण वंश। एक सेकेंड। सातवाहन कुषाण, इसमें एक सेकेंड में कितने हैं ये देखती हूँ। कुषाण, कनिष्क, चलो कर लेते हैं थोड़ी सी। कुषाण वंश भी कर लेते हैं। कुषाण जो थे वो यूची जाति के थे। कुषाण यूची जाति के थे। और इसके संस्थापक थे कुजूल कटफिशस क्या थे? कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश के संस्थापक थे। और विम कटफिशस थे जो कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक थे। विम कटफिशस क्या थे? कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक थे। विम कटफिशस ने महेश्वर की उपाधि धारण की। महेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? विम कटफिशस ने महेश्वर की उपाधि धारण की। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने। और शीशे के चलाए थे? सातवाहनों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए किसने? कुषाणों ने। और सिक्कों पर नंदी व त्रिशूल की आकृति होती थी इनकी। सिक्कों पर त्रिशूल और नंदी की आकृति होती थी। उपाधि ली थी महेश्वर। इसका मतलब ये लोग क्या थे? कुषाण शैव थे, शैव धर्म को मानते थे। क्योंकि शिवजी और त्रिशूल और नंदी शिवजी का है, महेश भगवान शिव को बोलते हैं, तो इसलिए शायद ये शैव मता अनुयायी थे, लिखा है शैव मता अनुयायी थे। क्योंकि इनके इन चिन्हों से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या थे। अब पढ़ेंगे हम कनिष्क के बारे में। कनिष्क, इनका काल रहा 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक। 78 ईस्वी तक। 78 ईस्वी में जब इन्होंने राज्यारोहण हुआ, इनका राज्याभिषेक हुआ था, तब इन्होंने एक शक संवत चलाया। 78
78 ईस्वी में। तो जो ये शक संवत था, शक इसलिए बोला गया क्योंकि कनिष्क तो कुषाण राजा है। कनिष्क क्या है? कुषाण राजा है। जो ये कैलेंडर था इसने संवत बना रखा था, ये शकों ने चुरा दिया, तो इसलिए इसको शक संवत के नाम से जाना जाता है। और इसी शक संवत पे हमारा आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर आधारित है। ठीक है। और जैसे जो शक संवत है और विक्रम संवत है, विक्रम संवत 57 BC है ना, 57 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 57 ईसा पूर्व, और ये 78 ईस्वी। तो इनमें अंतर है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 135 साल का अंतर है। 57 और 78 को जोड़ देंगे तो 135 साल का अंतर है किसमें? शक संवत और विक्रम संवत में। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। और कनिष्क कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्मानुयायी था, महायान को मानता था, महायान शाखा में विश्वास करता था। चलिए विस्तार। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके 3 चीज़ें प्राप्त की। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पटना पर आक्रमण किया और 3 चीज़ें प्राप्त की। उनमें से थी, पहला बुद्ध का भिक्षा पात्र। पहला क्या था? बुद्ध का भिक्षा पात्र। दूसरा था अनोखा मुर्गा। दूसरा था अनोखा मुर्गा। और तीसरा था अश्वघोष। अश्वघोष को फिर अपने दरबार में ले जाते हैं। अश्वघोष एक ज्ञानी साहित्यकार था ना, बुक वगैरह लिख रखी है इसने बहुत सारी, जैसे बुद्ध चरित है। बुद्ध चरित किसने लिखी है? अश्वघोष ने। तो 3 चीज़ें मिली थी पाटलिपुत्र में कनिष्क को, बुद्ध का भिक्षा पात्र, अनोखा मुर्गा और अश्वघोष। बुद्ध का भिक्षा पात्र, अनोखा मुर्गा और अश्वघोष। और ये कनिष्क ने चीनी कमांडर पांचाओ को भी पराजित किया। चीनी कमांडर पांचाओ को भी पराजित किया किसने? अश्वघोष ने, सॉरी कनिष्क ने चीनी कमांडर पांचाओ को भी पराजित किया। और रेशम मार्ग जो सिल्क रूट था उस पर भी नियंत्रण किसका था? कनिष्क का। अब हम पढ़ेंगे कनिष्क के दरबारी। कनिष्क का दरबारी अश्वघोष को पाटलिपुत्र से लाया था। अश्वघोष की पुस्तक अभी मैंने बोली बुद्ध चरित थी, और भी है सौंदरानंद है, सारीपुत्र प्रकरण। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण किसकी है? अश्वघोष की। और चरक थे, चरक एक वो थे चिकित्सक थे, इन्होंने चरक संहिता लिखी है। नागार्जुन थे, इन्होंने माध्यमिक कारिका पुस्तक लिखी। माध्यमिक कारिका, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहते हैं। तो कनिष्क के दरबारी कौन कौन थे? चरक, नागार्जुन, अश्वघोष। चरक ने बुक लिखी थी चरक संहिता, नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका, अश्वघोष की बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये क्या थी? अश्वघोष की किताबें थी। अंत सैनिक अभियान भी किसने किया था? कनिष्क ने। इसने क्या किया? मुँह में लिहाफ डाल के मुदगरों से मार डाला। मुँह पर लिहाफ और मुदगरों से मार डाला किसको? सैनिकों को। अंत सैनिक अभियान। कुषाण वंश फिर से लिखा है थोड़ा शॉर्ट में। ये क्या थे? यूची जाति के थे। बोला पश्चिमी चीन की यूची जाति के थे। कौन? कुषाण। पश्चिमी चीन की यूची जाति के थे। बाल विवाह प्रारंभ किसने किया? कुषाणों ने क्या किया? बाल विवाह प्रारंभ किया। संस्थापक था कुजूल कड़फिशस। और कुषाणों की राजधानी, 2 राजधानियाँ थी। पहली राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर, हमने पहली पढ़ी थी केवल। पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर। दूसरी राजधानी थी मथुरा। कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कुजूल कड़फिशस ने तांबे के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के किसने चलाए? कुजूल कड़फिशस ने तांबे के सिक्के चलाए। और कुषाण वंश के जो बिम कड़फिशस हैं, वास्तविक संस्थापक बोलते हैं इनको, ये सोने के सिक्के चलाएंगे। और कुजूल कड़फिशस ने किसके चलाए थे? तांबे के। बिम कड़फिशस शैव धर्म को मानते थे, महेश्वर की उपाधि थी इनकी, और इनके सिक्के पे नंदी और त्रिशूल का चित्र मिलता है। और प्रथम वास्तविक संस्थापक थे, शैव धर्म को मानते थे। बस इतना ही है। और फिर कनिष्क थे, कनिष्कों को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कनिष्कों को द्वितीय अशोक कहा जाता है। 78 वर्ष में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और सबसे शक संवत, और वही शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क को ही कहा जाता है। कनिष्क की उपाधि है 2, देवपुत्र और कैसर। किसकी उपाधि है? कनिष्क की। देवपुत्र कैसर कनिष्क की उपाधि। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। 1ली सदी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो यहाँ पे क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन? बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। कनिष्क कौन सी शाखा को मानते थे? महायान को। महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, लेकिन हीनयान नहीं करता है। और महायान के अनुसार कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन हीनयान के अनुसार नहीं किए जा सकते हैं। और
कहीं 78 में बैठा सक्षम मुझे बोल दिया। ये इनकी उपाधि क्या थी? देवपुत्र और कैसर। देवपुत्र और कैसर उपाधि थी, देवपुत्र और कैसर, देवपुत्र और कैसर। कनिष्क का राजवैद्य था चरक। चरक की बुक चरक संहिता। और नागार्जुन थे इनके दरबार में। नागार्जुन भारत का। आइंस्टाइन बुक क्या थी इनकी? माध्यमिकारिका। माध्यमिकारिका। और अश्वघोष इनको पाटलिपुत्र से लाए आक्रमण करके ये। और क्या क्या मिला था उनको? अनोखा मुर्गा, बुद्ध का भिक्षा पात्र, और ये अश्वघोष को ले आए। अश्वघोष की किताबें हैं बुद्ध चरित, सौंदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण, ये इनकी किताबें हैं। तो यहाँ पे हमारा कुषाण वंश भी खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम सभी को।